Hello everyone. So today we will solve the paper of UP Metro Rail Corporation जो आपका 16 जुलाई 2021 में हुआ था, अभी 6 दिन पहले। ठीक है, तो देखते हैं। अब असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस का ये पेपर था, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये जो गिवन फिगर है आपका, विच फॉर्म ऑफ डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, एक किस प्रकार का डायोड इक्विवेलेंट सर्किट है। तो ये जो है आपका ये पीस वाइज लीनियर मॉडल है। ठीक है, तो जब आप पीस वाइज लीनियर मॉडल को देखते हैं, जब आप डायोड का थ्योरी जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक पीस वाइज लीनियर मॉडल आता है, यानी कि किसके बाद आता है, सबसे पहले आप पढ़ते हैं लीनियर मॉडल। ठीक है, जिसमें डायोड आपका क्या रहता है, आइडियल रहता है। उसके बाद आप देखते हैं प्रैक्टिकल मॉडल, और उसके बाद आता है पीस वाइज लीनियर मॉडल, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस और एक आपका बैटरी कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मूविंग कॉइल a moving coil instrument gives a full scale deflection of 10 milliampere when the potential difference across its terminals is 100 millivolt. Calculate the shunt resistance for a full scale deflection corresponding to 110 milliampere. तो आप देख सकते हैं, आपको शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और आप जानते हैं शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो RSH इक्वल्स टू RM अपॉन M माइनस 1 होता है। और RM आप निकालना जानते हैं, B अपॉन I से निकाल लेंगे, वोल्टेज अपॉन करंट से। आपको वोल्टेज गिवन है और करंट भी आपको गिवन है। उसके बाद आपको M की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। M होता है आपका I अपॉन IM। I कितना है आपका 110 मिली एम्पियर, और IM यानी कि मीटर का करंट कितना है, फुल स्केल का 10 मिली एम्पियर। आपको सारी वैल्यूज पुट कर देना है। 10 अपॉन 11 माइनस 1, आपका आंसर आएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेन ब्रिज जो होता है आपका, इट्स सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम। तो आंसर है आपका 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी वेन ब्रिज के लिए। कई बार एसएससी जेईई में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो व्हाट विल बी द पावर इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन केस ऑफ DSB-SC इफ PM denotes power in the message signal and AC denotes the carrier amplitude. ओके, तो जो आपका डबल साइड बैंड होता है उसको हम DSB बोलते हैं। ठीक है, तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर ट्रांसमिशन, इसको मैं लिख देता हूं। तो ये आपका डबल साइड बैंड, तो आप जानते हैं सप्रेस्ड कैरियर वेव या ट्रांसमिशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द पावर। ठीक है, तो इसका पावर का फॉर्मूला होता है AC² PM अपॉन 2। PM क्या डिनोट कर रहा है, आपका पावर मैसेज सिग्नल का, और AC आपका कैरियर एम्पलीट्यूड है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अ कॉमन कलेक्टर बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कि कॉमन कलेक्टर बाइपोलर बीजेटी जो होता है उसका करंट गेन होता है नो वोल्टेज गेन। इट हैज करंट गेन बट नो वोल्टेज गेन। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे आप, ओमेगा इक्वल्स टू 2πf करेंगे, और f इक्वल्स टू क्या करेंगे 1/t। तो ये तो सिंपल है। 314d नॉर्मल होता है, तो 314d क्या होगा आपका 20 मिली सेकेंड्स के बराबर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 1/50 हर्ट्ज, और 314 का मतलब क्या है इधर 50 हर्ट्ज। तो t 1/f निकालेंगे आप, तो 1/50 कितना होता है आपका 20 मिली सेकेंड और 0.02 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द B2S अपॉन B1S। ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल है ट्रांसफर फंक्शन निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे कि R प्लस 1/CS करेंगे, B आउटपुट अपॉन B इनपुट होगा, और 1/CS प्लस 1/CS प्लस R, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जो जब आप R की वैल्यू पुट करना और C की वैल्यू पुट करेंगे, और जब आप सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को, तो आपका आंसर आएगा S प्लस 1/S प्लस 2। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा S+1/S+2। इसका पेपर की लिंक मैं दे दूंगा, पेपर की लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्व पेपर है पूरी तरह से। प्रोग्रामेबल रोम कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग।
ठीक है, आपसे पी रोम पूछा है तो पी रोम होता है वो फिक्स्ड एंड और प्रोग्रामेबल और की मदद से इम्प्लीमेंट होता है। ओके, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स बी एंड आई। तो बहुत सिंपल क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बी एंड आई के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। आप जानते हैं फाइव टू माइनस फाइव वन होता है फेज डिफरेंस, और आपको क्या दिया है 60 डिग्री और 35 डिग्री। तो 60 में से 35 जब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 3 गए, ठीक है, वो 5 में से 3 गए तो 2, 25 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है इंसुलेटर का, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इन द इंसुलेटर स्ट्रिंग इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर द पावर कंडक्टर इनटू 100। जानते हैं आप, इसको हम बी लिखते हैं, ठीक है। ए क्या होता है, एन, और क्या होता है नियरेस्ट कंडक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, एन इंटू बी एस। ये आपका क्या है फॉर्मूला। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर अ मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ मोनोस्टेबल 555 मल्टी वाइब्रेटर इन द आर वैल्यू इज 100 किलो ओम एंड सी वैल्यू इज 20 माइक्रोफैरड। So formula for this 555 multi vibrator T equals to R C into ln 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे R और C की वैल्यूज को पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 2.2 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। कैलकुलेट द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट वोल्टेज हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपरों से ही कुछ लिए गए हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जब आप आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होती है फ्रीक्वेंसी की जो आपको गिवन है। तो 100 हर्ट्ज आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। In a type 2 system, if a pole has been added, it will cause। तो आप जानते हैं कि जब पोल एडेड होगा तो क्या होगा, वो टाइप 2 सिस्टम में लैग कंपनसेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फॉर अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप जानते हैं कि ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप जानते हैं कि फॉरवर्ड स्लिप जब आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 माइनस बैकवर्ड स्लिप। तो फॉरवर्ड स्लिप प्लस बैकवर्ड स्लिप कितना हो जाएगा आपका, 2 के इक्वल। Which one of the following is correct in the given figure if current is 0। तो जैसे आप जानेंगे कि करंट जब 0 हो जाएगा तो वोल्टेज अक्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका, इज लेस देन दी वोल्टेज अक्रॉस बी। इन अ फोर्स करंट एनालॉजी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज एनालॉगस टू। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया किसके एनालॉगस है, तो इस फोर्स करंट एनालॉजी में वो मास के एनालॉगस होता है, यानी कि मास के साथ कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट दी आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 किलोहर्ट्ज। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है टी फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन में, एफ अपॉन 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 12.5 किलोहर्ट्ज। ओपन डेल्टा कनेक्शन आपने पढ़ा होगा, कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटी कितनी होती है रिड्यूस होके आपकी 57.7%। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जिससे आप पढ़ते हैं 57.7% आपका क्या हो जाता है, कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की रिड्यूस हो जाती है। In pulse with modulation inverter, the fifth harmonic can be eliminated by making pulse width equal to। तो pulse width आपकी कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री अपॉन 5, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो 360 डिग्री अपॉन एन होता है। तो 360 डिग्री अपॉन 5 कितना हो जाएगा आपका, 72 डिग्री के बराबर। एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर एंड इंडक्टर एक्ट्स एज। तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट बिहेव करता है एंड इंडक्टर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट। हाउ मेनी डायोड्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर। तो मिड पॉइंट कन्वर्टर में 2 होते हैं और फुल वेव में 4 होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इन द एबव डायग्राम फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ बाई। ओके, तो देख सकते हैं आप, ये क्या लगा हुआ है, नैंड गेट, इधर भी नैंड है, ठीक है। तो इधर क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग आपका आंसर क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार इंटू सी प्लस डी ई बार। क्वेश्चन सिंपल है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको, जिससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।
तो आप देख सकते हैं ऐसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या है आपका ए बार प्लस बी बार इंटू सी प्लस डी इंटू ई बार, क्योंकि ये नैंड गेट है तो मल्टीप्लीकेशन होगा विथ बार और उसके बाद ठीक है दोबारा से होगा इधर डी बार डी में चेंज हो जाएगा क्योंकि दोबारा से नैंड गेट लगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल ही है। इसका जैसे अपन ने पहले शंट रेजिस्टेंस निकाला था, अब आपको आर एस इक्वल्स टू आर एम इंटू एम माइनस वन निकालना है, ठीक है। तो आर एम क्या है आपका वही बी अपॉन आई, ठीक है। आर एम आपको बी अपॉन आई निकालना होगा, एम आपको फिर से क्या निकालना है, इधर बी अपॉन बी एम निकालना है आपको, ठीक है। तो फुल स्केल लीडिंग आपको 50 मिली वोल्ट अपॉन 550 मिली वोल्ट आपको गिवन है एम, और बी आपको गिवन है फुल स्केल 550 मिली वोल्ट अपॉन 5 मिली एम्पियर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 ओम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। तो जैसा आप जानते हैं कि रिपल फैक्टर ऑफ कन्वर्टर होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट ऑफ लोड वोल्टेज अपॉन आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट ऑफ लोड वोल्टेज। तो ये ध्यान रखेंगे डीसी में आरएमएस और एवरेज सेम होती है, इसीलिए आरएमएस अपॉन एवरेज आपका रिपल फैक्टर ऑफ कन्वर्टर फॉर्मूला बन जाएगा। How is the probability density of the random variable defined? So derivative of that random variable. A three-phase full bridge converter needs 6 diodes. ये क्वेश्चन मैं तभी बताया था जब आपका क्वेश्चन पेपर जिस दिन हेल्ड हुआ था। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन इज साइनसोइडल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन में आप क्या होता है कि R2 जो होता है वो आपके X2 के बराबर हो जाता है, तभी तो आपकी कंडीशन क्या आती है, T मैक्स की कंडीशन आपकी अकर होती है इन द केस ऑफ मोटर। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस किसके एनालॉगस होता है, तो वो मास के एनालॉगस होता है। तो दोनों वो फोर्स करंट एनालॉजी पूछा था, इधर फोर्स वोल्टेज पूछा है। क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल है, वेयर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा पेपर, आप आसानी से देख सकते हैं नो रीजन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ फोटोडायोड। तो फोटोडायोड का कौन सा एक एडवांटेज नहीं है, तो इट हैज अ वेरी गुड टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ये क्या आपका फोटोडायोड का एडवांटेजेस नहीं है। A three-phase full converter takes a voltage of 200 volt. Calculate the supply power factor if the charging current in the battery is 20 ampere given the power delivered to the load is 3500 root 2 watt. तो आपको सप्लाई पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला P इक्वल्स टू BI cos phi। ओके, अब आप इसको अप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर। और थ्री फेज दिया है तो √3 VL IL cos phi का यूज करना है आपको और 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपसे सप्लाई पावर फैक्टर पूछा है वही फुल ब्रिज कन्वर्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये आंसर आपको खुद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन में करवाया हूँ आपको यूपीपीसीएल AE 2018 के पेपर में, तो यू हैव टू डू इट और कमेंट भी कर सकते हैं आंसर। Which of the following statement is correct? So ऑक्सीलेटर क्या कन्वर्ट करता है आपका डीसी पावर टू एसी पावर। आइगन वैल्यू निकालना है, तो आइगन वैल्यू बहुत सिंपल होती है, आप कैसे निकालेंगे, आप लैम्डा आई माइनस ए फॉर्मूला आप जानते हैं, तो 4 माइनस लैम्डा 1 1 4 माइनस लैम्डा, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आइगन वैल्यू के इस पेपर के अंदर, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आपको आता होगा ए डी माइनस बी सी होता है, ठीक है। You will get the answer easily. Which MOSFET configuration does the given figure represents? तो ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं बी आई इज कनेक्टेड विद दी बेस वोल्टेज जो कनेक्टेड है, तो कॉमन सोर्स को ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, क्योंकि आपका बी आई क्या है, इट्स connected to the base and emitter is in form, so common source is the answer. For which of the following reasons is the differential relay biased to avoid maloperation when used for the transformer protection? तो देख सकते हैं आप आंसर्स। तो अब जो थ्योरी क्वेश्चंस बचे हैं उनको मैं थोड़ा करता हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे देखते जाएं कि क्या क्या आंसर है इसके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि देख सकते हैं आप, आपसे पूछा गया रीजंस पूछे हैं केवल, तो सैचुरेशन ऑफ
करंट ट्रांसफार्मर और मिसमैच ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर रेशियो आपका क्या होगा, आंसर होगा। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन फैब्रिकेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो कब इसको यूज करते हैं, आप जानते हैं कि जेफेट जो होता है वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है बहुत हाई होता है। अगेन आपसे फेज डिफरेंस पूछा है तो 30 डिग्री और 5 2 - 5 जब आप करेंगे तो 45 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। Which of the following is a true comparison of p n type of semiconductors? तो कंडक्टिविटी ऑफ n टाइप क्या होती है, ग्रेटर देन होती है p टाइप के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या आपका मेजोरिटी कैरियर किसमें, n टाइप सेमीकंडक्टर में। बेस इंपीडेंस आपसे पूछा है तो बेस इंपीडेंस क्या होगा, kb स्क्वायर अपॉन MVA बेस। ठीक है, तो kb स्क्वायर अपॉन MVA बेस क्या होगा, 100/50। kb स्क्वायर अपॉन MVA बेस 100/50 किसके बराबर होगा आपका, 2 ओम के बराबर। Calculate the frequency of the seventh harmonic if the frequency of the fundamental harmonics is 30 Hz। तो फंडामेंटल आपको गिवन है, तो फंडामेंटल जब भी गिवन होती है तो NF1 कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, n आपको 7 दिया हुआ है और 30, तो आपका आंसर क्या आएगा, 210 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि आपको B2 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो B2 आपका -10 वोल्ट आएगा। कैसे, आपको खुद डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, आप चाहे प्लस ऐसे लें माइनस लें, ठीक है, प्लस ऐसे लें माइनस लें, प्लस ऐसे लें माइनस लें, ठीक है, प्लस ऐसे है माइनस। जब आप इसको KVL अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए मैं 20 +4 ओके माइनस B2 और फिर आप लेंगे +6, तो 20, सॉरी गलती हो गई इधर, 1 सेकेंड, में आगे का साइन लेना पड़ेगा, तो -V2 और फिर हमारा +6 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 4 क्या होता है, 10, और B2 जब आप फाइंड करेंगे आपको क्या आएगा, -10 वोल्ट। विच VGT कॉन्फ़िगरेशन डज द पिक्चर रिप्रेजेंट्स। तो आप देख सकते हैं किसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, कॉमन एमीटर का। तो कॉमन एमीटर क्या होगा, आपका आंसर होगा। For a type A chopper, DC source voltage is 230 volt. Calculate the chopper output RMS voltage if the duty cycle is 0.3. Take a voltage drop of 2 volt across the chopper when it is on. So for this question, the V output RMS is equals to under root of that duty cycle, okay, or into 230 minus 2. तो अंडर रूट ऑफ डी, अंडर रूट ऑफ 0.3 230 - 2 जब आप करेंगे you will get your answer. है ना, सीरीज RLC सर्किट कैलकुलेट दी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इफ। तो आप जानते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/2π√LC। In a BJT, calculate the value of beta if the value of alpha is 0.9। तो बीटा आप जानते हैं अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.9/1 - 0.9, 0.9/, ये क्या हो जाएगा 0.1, तो 9 क्या आएगा आपका आंसर। Which of the following statements is true for the n type semiconductor? ये बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। In a BJT, the ratio of between the collector current and the emitter current is the alpha। अल्फा ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। How much Hol's carrier emitted while the emitter recombines with the electrons in the base in a PNP ट्रांजिस्टर। जब आप PNP ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो जो होल्स कैरियर एमिट होते हैं बाई द एमिटर, जब रिकॉम्बिनेशन अकर होता है, ठीक है, तो इट विल बी द लेस देन दी 5%। तो रिकॉम्बिनेशन के समय होल्स कैरियर कितने एमिट होंगे, लेस देन 5%। स्टडी द गिवन कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आप डायग्राम को देखिए और पहचानिए कि बी आउटपुट क्या है आपका केस में, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आई नॉट भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आपका सर्किट गिवन है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्टार डेल्टा 11, ठीक है, तो जब आप एक कनेक्शन पढ़ते होंगे वॉचेस कनेक्शन इन द ट्रांसफॉर्मर सेक्शन, तो प्राइमरी वाइंडिंग आपको दिख रहा है स्टार कनेक्टेड है, सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी डेल्टा कनेक्टेड है, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो लीड कर रहा है हाई वोल्टेज से 30 डिग्री पे। कैसे आप देखते हैं इसको, ये आपके 12 बजे हुए होते हैं और ये क्या है आपका
1 और एक है आपका 11, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप, स्टार डेल्टा 11 है, तो देख सकते हैं आप लो वोल्टेज वाइंडिंग आपकी क्या है, हाई वोल्टेज से लीड कर रही है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री के क्या है आपके एंगल्स हैं। ये क्वेश्चन बताने की कुछ जरूरत नहीं है, केसीएल आपको अप्लाई करना है। I1 प्लस I2, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका। कैलकुलेट द स्लिप ऑफ अ 6-पोल 3-phase 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इफ द मोटर रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 950 आरपीएम। बताने की ज्यादा इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, कई बार हमने सॉल्व कर चुका है। NS 120 F अपॉन P आपको अप्लाई करना है, और स्लिप क्या करना है, NS माइनस NR अपॉन NS आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। For a type A chopper, DC source voltage is 240 volt. Calculate the average output voltage if the duty cycle is 0.4. Take a voltage drop of 4 volt. इस कंडीशन में आपसे एवरेज वोल्टेज पूछा है, और पहले आपसे आरएमएस पूछा था, तो उधर आरएमएस था इसलिए √2 लगाता, और इधर क्या होगा आपका बी एवरेज इक्वल्स टू डी इंटू 240 माइनस 4। तो डी कितना है 0.4, और 236 का मल्टीप्लाई कर देना आप, आपका आंसर आ जाएगा 94.4 वोल्ट। नेक्स्ट है कैलकुलेट आई। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसको ज्यादा सॉल्व करने की, ठीक है। आपको अप्लाई करना है, केवल लूप लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा 0.93 मिली एम्पियर। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। Dash of a electron carriers emitted by the emitter cross over the over to the collector to form the collector current after recombination with the holes in the base in a NPN type transistor। उधर हमने कौन सा केस देखा था, पीएनबी का देखा था, और इधर हम क्या देख रहे हैं, एनपीएन का क्या देख रहे हैं, केस देख रहे हैं। अब इस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स होंगे, उधर होल्स के जो थे वो लेस देन 5% बनने थे, इधर इलेक्ट्रॉन्स के जो कॉम्बिनेशन के कैरियर्स बनेंगे वो 95% से एबव बनेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टर्न ऑन की कंडीशन की, रिकॉम्बिनेशन के बाद। रिकॉम्बिनेशन के बाद क्या असर पड़ेगा, ओके। फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स की एट रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन आपको गिवन है, तो रेजोनेंस कंडीशन में एक्स क्या होता है, आपके एक्सएल के बराबर ही होता है, ठीक है। तो 40 आपका क्या आएगा आंसर, जो कि आपको गिवन है एक्सएल के बराबर। आपसे दोबारा आइगन वैल्यू पूछा है, तो 9 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और एडी माइनस बीसी आपको करना है, 6 आपके आंसर आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द हैमिंग कोर्स। तो हैमिंग कोर्स जो होता है उनमें नो हैमिंग, कौन सा सही नहीं है, तो हैमिंग कोर्स हैव नो एरर करेक्टिंग कैपेसिटी। ये आपका गलत है, ठीक है, हैमिंग कोर्स के बारे में, तो उसमें एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL so that power transfer in the given circuit will be maximum। अब कई सारी कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें तो पहले ही बात तो आप RL की वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। अब अगर आप ऑप्शन के थ्रू, तो अभी आपका आंसर आ जाएगा P इक्वल्स टू BTH² अपॉन 4, ठीक है, RTH। तो सारी वैल्यूज आपको पुट करनी पड़ेंगी। डायरेक्ट आपका क्या आंसर है, इसको हटाइए और BTH निकालिए, फिर वहां से आप क्या निकालिए, I निकालिए B अपॉन RL से, ठीक है, RTH प्लस RL से, और फिर दोबारा से क्या कर दीजिए PI² RL, ओके। अब आपको RL के फाइंड करना है, तो RL की वैल्यू आप वहां से, इधर से भी आप वैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इधर से आपकी फाइनल वैल्यू आपकी RL की फाइंड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कुछ गिवन ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे सीटी की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि रिस्पॉन्स आपको गिवन है, गिवन द इनपुट सिग्नल स्टेप सिग्नल आपको गिवन है, ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है। तो सी एस अपॉन आर एस आप जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन, 1/s+4, तो आपको क्या हो जाएगा, तो 1/s+4 कहां से आ जाएगा आपका e⁻⁻40 से, और आपको इनपुट सिग्नल कितना गिवन है, स्टेप सिग्नल, तो स्टेप सिग्नल क्या होगा 1/s, ठीक है, तो 1/s, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सिंपल, आपसे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू पूछी है। तो इन दिस क्वेश्चन ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, g/1 माइनस GH, सिंपल है, g/1 - GH। एक फॉरवर्ड पाथ है आपका, ठीक है, और एक ही क्या आपका लूप है बस। सीरीज RL सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R। कैलकुलेट IT, तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये,
ठीक है, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, फाइव कैसे निकाल लेंगे आप, टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर से, और 500 टी क्या आपको गिवन है, ओमेगा आपको पहले से गिवन है 500 टी, आपको केवल फाइव की वैल्यू निकालना है, जो कि टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर से भी निकल सकती है, और या फिर इक्वेशन आप लिखना चाहें आई इक्वल्स टू आई नॉट बी अपॉन आर, ठीक है, वन माइनस ए की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। A 250 volt single phase watt hour meter has a constant load of 4 ampere passing through it for 8 hours at unity power factor. If the meter disk makes 2000 revolutions during each period, then the meter constant in revolutions per kilowatt hour is. तो दिस इज द सॉल्यूशन। मैंने क्या करा, इधर एनर्जी आप जानते हैं पावर इंटू टाइम होता है, तो पावर बी इंटू आई इंटू टी होती है, जो कि 8000 हो जाएगा, सारी वैल्यूज के बने। और मीटर कांस्टेंट हमें निकालना था, तो मीटर कांस्टेंट आपको रिवॉल्यूशंस कितने कर रहा है 2000, और 2000 अपॉन डेट एनर्जी, ढाई ढाई सौ क्या रहेगा आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें किलोवाट हावर में निकालना है, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10⁻³ का। For which type of transformer is the exciting current of the same order as the secondary winding current? So that is the potential transformer. The settling type of second order system is 4 times of, ये तो आप जानते होंगे TS क्या होता है आपका 4 अपॉन चाई ओमेगा एन, या फिर 4 times of time constant 4t. The distortion factor of the half wave bridge inverter is 0.9. For the given circuit, calculate the maximum value of IL. तो इसको भी निकालना काफ़ी सिंपल है, बी की वैल्यू आप इधर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले आपको 30 माइनस 9, अगर मैं करंट निकालना चाहूँ डायरेक्ट, तो आई की वैल्यू क्या होगी 30 माइनस 9 अपॉन 15 किलो ओम, तो ये होगी 1.4 मिली एम्पियर के बराबर। तो इधर तो रजिस्टेंस जीरो है, तो करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो वैल्यू सॉरी जेनर डायोड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, करंट जाएगा नहीं, तो करंट सारा का जाएगा लोड के अक्रॉस, तो आई क्या हुआ आपका 1.4 मिली एम्पियर। Calculate the slip of a 4-pole 3-phase 60 Hz induction motor if the motor rotates। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम 120 F1P से आप NS निकाल लेना, और स्लिप NS माइनस NR से निकाल लेना, NS माइनस NR अपॉन NS। Calculate the power factor of a single phase thyristor controlled bridge rectifier if the firing angle is 30 degree। So पावर फैक्टर क्या होता है आपका, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इन केस ऑफ अ सिंगल फेस थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज, तो कॉस अल्फा अपॉन 2, तो कॉस अल्फा अपॉन 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। कैलकुलेट द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल CD। तो बहुत सिंपल है, आपको केवल थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, ओपन करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे 4 और 6 कैसे हो जाएंगे, आपके पैरेलल की कंडीशन में हो जाएंगे, तो 4 6 से 24 अपॉन 10 2.4, और 2.4 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका 10.4, तो 10.4 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। म्यू इक्वल्स टू GMRD आपका क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है। इन एन इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर एन ऑपरेशन एम्पलीफायर इज यूज्ड एज अ बफर एम्पलीफायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन गैप फॉर एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में आप जानते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें कोई कंडक्शन नहीं होता, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हेल्प्स द इंटीग्रेटेड सर्किट्स टू रिमेन रिलेटिवली कूल, thus allowing more components to be placed in a smaller physical area। तो छोटे से एरिया में इंटीग्रेटेड सर्किट्स में सारी चीज़ कूल कैसे रिमेन होती हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है आपकी लो करंट ड्रॉ, क्योंकि लो करंट ड्रॉ होगा तो आपकी हीट क्या होगी कम होगी, क्योंकि H इक्वल्स टू क्या होता है I² RP। which in which of the following material does conduction happen due to thermal excitation of the crystal defects। तो इस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, इस किस मटेरियल में कंडक्शन हैपन होता है, किसकी वजह से, थर्मल एक्साइटेशन या फिर क्रिस्टल डिफेक्ट्स की वजह से, तो आपका वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कंडक्शन किसकी वजह से हुआ,
या तो हीट करें या तो उसके क्रिस्टलेशन डिफेक्ट्स की वजह से कंडक्शन अकर हुआ। Which one of the following is a valid form of voltage reference circuit? तो बैंड गैप रेफरेंस जो होता है, अब जानते हैं अभी हमने देखा था सेमीकंडक्टर्स में, तो बैंड गैप जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना आपका इंसुलेटेड है या कंडक्टर है या फिर सेमीकंडक्टर है। Which of the following bridge is not used for the measurement of inductance? तो डी शॉर्टी bridge is not used for the measure of inductance। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, सॉरी नॉट लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ के सो दैट गिवन द सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, आपको राउट क्राइटेरिया इसमें अप्लाई करना है। तो राउट क्राइटेरिया कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि एस की पावर 4 गिवन है, एस की क्यूब गिवन है, एस स्क्वायर और एस की पावर 1 और एस की पावर 0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 1 4 प्लस के और 25, इधर आएगा 2 9 और 0। तो 4 प्लस के यानी कि 8 प्लस 2 के माइनस 9। ठीक है, तो 2 के माइनस 1, तो के इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी दैट द गिवन डायग्राम इज ऑफ। तो ये डायग्राम जो लिया गया है कहीं छपा है, तो इस डायग्राम का जो आंसर है वो है वोल्टेज डिफरेंस विद मॉसफेट एंड रजिस्टर। देख सकते हैं मॉसफेट का डायग्राम है। ठीक है, गेट सोर्स और ड्रोन आपको दिख रहे होंगे, ड्रेन एरा। ठीक है, वी रेफरेंस आपको गिवन है और आपको ये रजिस्टेंस दिख रहा होगा ड्रेन टू सोर्स का। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस विद मॉसफेट एंड रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, सिंपल, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप, नॉट गेट लगा हुआ है तो इधर ए बार हो जाएगा और इधर बी बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फिर एंड गेट लगे हुए हैं तो ए बार और बी बार हो जाएंगे। और इधर क्या जा रहा है आपका, ए जा रहा है, उधर बी जा रहा है तो ए भी हो जाएगा। तो और ए क्या है आपका, और गेट है। ठीक है, और गेट में क्या होता है, एडिशन होता है, तो ए बार बी बार प्लस ए बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कॉमन बेस बीजेटी। तो हमने अभी कॉमन कलेक्टर देखा था ऊपर, अब कॉमन बेस की बात कर लेते हैं। तो इट हैज द वोल्टेज गेन बट नो करंट गेन। A single phase induction motor has a slip of 6% with respect to forward flux. Okay, calculate the slip with respect to the backward flux। तो आप जानते हैं कि अभी हमने देखा था एस एफ प्लस एस बी जो था वो 2 के बराबर था और हमसे पूछा गया है स्लिप। ठीक है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 0.06 which is equals to 1.94। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन डेल्टा कनेक्शन। तो बहुत सिंपल है, 4 8 32 अपॉन, अब जब आप सॉल्व करेंगे 4 8 32 अपॉन, तो ये आपका तरीका है सॉल्व करने का, मैंने दिखा दिया है। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन डेल्टा कनेक्शन। तो 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 8, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है और नीचे 4 से डिवाइड करना है, फिर 8 से डिवाइड करना है, फिर 6 से डिवाइड करना है। तो आपके आंसर आ जाएंगे 13 ओम। 26 ओम 8 से करेंगे तो 13 आएगा, 4 से करेंगे तो 26 आएगा और 6 से करेंगे तो आएगा आपका 17.33 ओम। A current transformer has a rating of 400 upon 5 ampere. Its magnetizing and loss components of the exciting current are 6 ampere and 4 ampere respectively, and its burden is purely resistive. The transformation ratio of the CT at the rated current is। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आई प्राइमरी करंट निकालना पड़ेगा। तो 400 प्लस 4 प्लस J6 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्राइमरी करंट कैसे निकालेंगे, आपका सम होगा प्राइमरी मैग्नेटाइजिंग प्लस लॉस कंपोनेंट के साथ। तो आपका जो एक्साइटिंग करंट है वो 4 हो गया और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है वो J6 के साथ आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 404 आपका क्या आ जाएगा, प्राइमरी करंट टोटल करंट आ जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है 404 अपॉन 8 5, तो 18.8 आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। फाइंड द स्लोप ऑफ अ बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ फोर्थ ऑर्डर सिस्टम। तो 20 डिग्री नॉर्मल का होता है और 80 डिग्री 20 इंटू 4 क्या करेंगे, माइनस 80 डिग्री पर डिकेड। 88 कैलकुलेट द क्लोज लूप गेन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो आंसर इसका -6 अपॉन 5 है। कैसे आएगा, तो -3 अपॉन 1 माइनस ऑफ -3 इंटू 0.5, तो -3 अपॉन 1 प्लस 3 5 15 1.5 -3 अपॉन 2.5, तो 5 6 30 5 5 25 -6 अपॉन 5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो। तो डैम्पिंग रेशियो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1+4/s+4 प्लस एस अपॉन 8 को सॉल्व कर लेना है। इक्वेशंस जब आप सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8s प्लस 32। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, +4 तो एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 36, ओमेगा एन क्या रहेगा आपका 6, और 2 जाई ओमेगा एन किसके बराबर है आपका 12 के बराबर, 2 6 12, तो जाई किसके बराबर आ जाएगा आपका 1 के बराबर। कैलकुलेट द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट वोल्टेज इज 100। तो इनपुट वोल्टेज इज 100 है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, बी इनपुट अपॉन 5, तो 100/5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं LMPP MRC का, या हम कह सकते हैं LMRC का। तो ये आपके, इसको भी मैं शो करते रहता हूँ धीरे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन पेपर टेक्निकल का अगर हम बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिक्कत अगर आएगी आपको थोड़ी बहुत तो शायद एप्टीट्यूड या फिर जो हम कह सकते हैं जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उसमें शायद आ सके। बाकी क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल है। पॉज कर करके आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर मैं अभी पूरा सॉल्व करूंगा, तब इसको अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो में, वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में। आफ्टर सॉल्विंग दी फुल पेपर I will solve the question paper whole with non-technical also. After that I will upload with some questions. Okay. देख सकते हैं आप, इंग्लिश भी पूछी गई है इस क्वेश्चन पेपर में, तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है और ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। बाकी की आप प्रैक्टिस करते रहिए फर्दर मोर एग्जाम्स के लिए, जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहे, और ये पेपर लगाते रहिए, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन पेपर क्या होता है आपका समाप्त होता है।